हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीएस एरा। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सबके सामने लेकर के आया हूं मेडिवल हिस्ट्री की नई क्लास। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार से सिंधुओं का भारत में आक्रमण होने वाला था, सिंध पर अरबों का आक्रमण होने वाला था, और जब वो आक्रमण हुआ था तो भारत की स्थिति कैसी थी, कौन कहां पर कैसे शासन कर रहा था, इस विषय में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। और दोस्तों, आज हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों, बिल्कुल मिस मत करिएगा। और आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ सब्जियां कट चुकी हैं और हम लोग को खाना बनाना है। मतलब कहने का ये हो गया कि सारी हम लोगों ने तैयारी कर ली है कि कैसे कैसे क्या चीजें थी, और अब हमारे सिंध पर आक्रमण होने वाला है पहला अरबियों का। और वो आक्रमण कैसे होता है, किस तरह की स्थितियां होती हैं दोस्तों, वहां पर चलते हैं। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है दोस्तों, तो चलिए शुरू कर देते हैं। और दोस्तों प्लीज इसको शेयर करिएगा वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है कि सिंध व मुल्तान पर अरबों की विजय। किस तरह से सिंध जो क्षेत्र है और मुल्तान है, दोस्तों मैं आपको मैप के माध्यम से हर चीज को क्लियर करूंगा। आपको आज साथ ही साथ मैप भी देखने को मिलता रहेगा ताकि आप हर स्थिति को समझते चलें। हमारा प्रयास है कि आप हर चीज को समझें। तो दोस्तों देखते हैं कि सिंध पर, जो कि सिंध काफी बड़ा क्षेत्र था, यदि आज के सिंध को आप देखें तो जो पाकिस्तान में पड़ता है, तो वो वैसा सिंध नहीं है जैसा सिंध पहले हुआ करता था। तो जो सिंध था वो आपको मैं दिखाता हूं, देखिए आप लोग मैप में। और यहां पर क्या है कि सिंध और मुल्तान पर, मुल्तान जो आज भी शहर है, पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट शहर है, किस प्रकार से अरबों ने विजय करी थी और कहां तक इनका जो एम्पायर था, सिंध का एम्पायर था, वो कैसे फैला हुआ था दोस्तों, उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए आइए दोस्तों चलते हैं क्लास की ओर। तो दोस्तों आज हम लोग की चर्चा का जो मुख्य केंद्र होगा वह होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये पहला सफल इन्वेडर था जो अरबों ने भारत में भेजा था। इसके पहले जितने भी आए थे वो सफल नहीं हो सके थे, उसके विषय में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना क्या है, आज की क्लास में जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा सिंध की स्थिति। क्योंकि जब अरबियों का सिंध पर आक्रमण होगा तो यह जानना बेहद जरूरी है कि सिंध की स्थिति कैसी थी, क्या था वहां पर, कैसी इसकी लोकेशन थी और वहां पर क्या क्या चीजें होती थी, कौन शासक था, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में आपको हल्का सा इसके बारे में हिंट दिया था जब मैंने आपको सारे जितने भी राज्य थे इनके बारे में बताया था, लेकिन यहां पर आप लोग विस्तार से देखेंगे। इसके साथ जो दूसरा पॉइंट होगा दोस्तों, वो हम लोग देखेंगे कि आक्रमण के कारण आखिर ऐसा क्या चीजें थी, ऐसे क्या रीजन बने कि जो अरबी थे, यानी जो कासिम के पूर्वज जो थे, मतलब जो पहले के लोग आए थे अरब से, उन लोगों ने भारत में किन रीजनों के साथ भारत में अटैक किया था, उनके रीजन क्या थे, और मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या थे इतिहासकारों के मत, उनके विषय पर भी हम लोग आज चर्चा जरूर करेंगे। साथ ही दोस्तों तीसरा जो पॉइंट होगा, आप लोग समझते चलिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। जितनी भी क्लासेस, अगर आप आज की क्लास देख रहे हैं और आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आपको दिक्कत होगी। मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियोस के रूप में आपको चीजें क्लियर करी है ताकि आपको ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े और आप हर चीज को समझते हुए चले बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो दोस्तों आज की क्लास जो 6वीं या 7वीं क्लास है, तो आप लोग चाहे तो पहली क्लास से आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग उसको ध्यान से देखते हुए भी आगे बढ़िएगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि सभी पूर्व आक्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं बच्चों और आप लोग पीसीएस या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पूर्व आक्रमण हुए थे, मतलब मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व जितने भी अरबियों द्वारा किए गए आक्रमण थे, कितना टाइम लगा था, कितना सक्सेस मिली थी, कितनी सक्सेस नहीं मिली थी, उन सब के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों आज की जो हमारी आने वाली क्लासेस है उसका जो मुख्य पॉइंट है वो ये है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और चौथा पॉइंट क्या है कि सैन्य शक्ति, आखिर ऐसी क्या ताकत थी उनके पास कि कासिम द्वारा एक किसी क्षेत्र पर जाकर के उसी के राजा को पराजित करके उस जगह को जीत लिया गया और उसके बाद भी वो राजा अपने को बचा नहीं सका। तो इतनी भयंकर लूट हुई, लूट के बाद लोग मारे गए, वहां पर काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए गए। आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्या चीजें हो गई, तो वो जो सैन्य ताकत थी उसके विषय पर भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो मुख्य जो चर्चा का हमारा विषय है वो आज के दिन का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सिंध की स्थिति कैसी थी। तो दोस्तों आप लोग मैप में देखते रहिएगा, आपको मैप देख पा रहे होंगे आप लोग। ये देखिए दूसरा मैंने फिगर दिखाया कि सिंध की स्थिति कैसी थी, पहले उसकी लोकेशन को देख लेते हैं। दोस्तों जो सिंध का प्रांत है, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो आज के सिंध प्रांत की तरह नहीं था वो जगह वही थी, लेकिन उसकी जो चौड़ाई थी, जो क्षेत्रफल था, वो काफी अधिक था। तो आपको देखना यह है कि जो सिंध प्रांत है उसके उत्तरी हिस्से पर, थोड़ा उत्तरी मतलब बोल दूं मैं, आप मैप में देख पा रहे होंगे, इसके उत्तरी हिस्से पर एक शहर था मुल्तान। दोस्तों ये मुल्तान है और मुल्तान जो है वो कश्मीर के पास में ही था, बहुत अधिक दूरी वहां से मुल्तान की नहीं थी। तो जो सिंध का उत्तरी हिस्सा था वो मुल्तान था, जो कि कश्मीर से निकट पाया जाता है या माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके
पूर्वी क्षेत्र की। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो पूर्वी क्षेत्र था यानी सिंध प्रांत का जो पूर्वी क्षेत्र है उसकी सीमाएं गुर्जर प्रतिहार शासकों से मिला करती थी। जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे जिसकी मैंने आपको क्लास में चर्चा भी करी थी, जहां पर मैंने नागभट्ट और वत्सराज जैसे बड़े शासकों का जिक्र किया था, तो उनसे इनकी सीमाएं मिला करती थी और काफी विशाल और काफी ताकतवर साम्राज्य था। उन्हीं साम्राज्यों के कारण ही ये अपनी सीमाओं को बढ़ा नहीं पाए, यानी भारत की जो मुख्य मध्य क्षेत्र था, उत्तरी क्षेत्र था, वहां पर ये प्रवेश नहीं कर सके। युद्ध तो इनके हुए लेकिन ये आगे बढ़ नहीं सके। तो ये दोस्तों इनकी जो पूर्वी सीमाएं थी ये गुर्जर प्रतिहार शासकों से की सीमाओं से मिला करती थी। अब बात करते हैं इसकी दोस्तों दक्षिणी सीमा। ये आप समझिएगा कितना बड़ा क्षेत्रफल आप देख पा रहे होंगे। इसकी दक्षिणी सीमा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, इसे बोलते हैं देवल बंदरगाह। दोस्तों ये कराची के निकट आता है। कराची पाकिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। काफी इसका आप बोल सकते हैं इसका आर्थिक रूप से काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान को शहर है। तो कराची में ही के निकट ही ये देवल बंदरगाह पड़ती है और ये जो बंदरगाह है ये आपका अरब सागर को टच करता है, मतलब अरब सागर के ही घाट पर, ये किनारे पर ही बना हुआ है। ये बेहद इंपॉर्टेंट जगह है। ये देवल बंदरगाह ही था जहां पर सबसे पहले कासिम ने अटैक करके इसको जीता था, तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर से इसने प्रवेश करने की कोशिश करी थी, इसको सफलता पाई थी। अब बात करते हैं इसके पश्चिमी जो बॉर्डर है। इसका जो पश्चिमी बॉर्डर था वो मकरान। दोस्तों आप लोगों ने मकरान की चट्टानों के बारे में सुना होगा। तो मकरान की ये जो मकरान है ये आज का जो बलूचिस्तान है, ये बोल देते हैं कि मकरान का और बलूचिस्तान की सीमाएं मिलती थी। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि मकरान ही बलूचिस्तान है। तो ये सब अलग अलग बातें हैं, आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती हैं। इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मतें दिए गए हैं। तो दोस्तों ये बलूचिस्तान जो क्षेत्र था ये इनका पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रकार से 4 जो क्षेत्र मैंने आपको दिखाए ये इनकी सीमाओं को निर्धारित करते थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर इसके मुख्य क्षेत्र की। तो दोस्तों अगर आपको याद रखना है कि इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, यानी सिंध प्रांत की जो कैपिटल थी वो क्या थी, ये अलोर करके थी। इसको आप लोग याद रख लीजिए, बिल्कुल दिमाग में चिपका लीजिए आप लोग दोस्तों। अलोर वॉज द कैपिटल ऑफ सिंध प्रांत। ओके, तो अलोर जो है ये कैपिटल थी और आज के टाइम पर पाकिस्तान में एक शहर पड़ता है, एक जगह पड़ती है, इसे बोलते हैं रोहरा। तो ये रोहरा ही वो जगह है जिसे हम लोग अलोर के नाम से पहले जाना करते थे। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों दरअसल आपको मैंने दिखाया कि ये जो आपको जो पूरा राज्य है, जो पूरा सिंध प्रांत है, ये 4 भागों में डिवाइड किया गया था और उस वक्त गवर्नर हुआ करते थे। जैसे कि आज के टाइम पर आप लोग देखते हैं मुख्यमंत्रियों के हाथ में राज्य होते हैं, तो इस सिंध प्रांत को 4 भागों में डिवाइड किया गया था और वहां पर गवर्नर हुआ करते थे। उन गवर्नर को जो है ये सामंत बोल दिया करते थे और उन सामंतों के हाथ में शक्तियां होती थी और जो राजा होता था वो अपनी राजधानी में निवास करता था। तो मतलब कहने का यह हो गया कि उसके लिए ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता था कि वो हर जगह पर इजिली पहुंच सके और उनको देख सके, इसलिए सामंतों के हाथ में शक्तियां होती थी। अक्सर ऐसा देखा जाता था कि जब सामंत ये महसूस कर लेते थे कि राजा उनका निर्बल हो चुका है या किसी रीजन से वो नहीं आ सकता, तो वो प्रयास अपने को स्वतंत्र करने का करते थे। ऐसे में कई बार विद्रोह होते थे और ये चीजें न केवल उस वक्त पर देखने को मिलती हैं बल्कि हमेशा से जब तक देश के अंदर स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो गई तब तक ये प्रयास लगातार जारी रहे देश की आजादी तक। रियासतों की बात आप सभी लोग जानते हैं, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पर और कौन कौन से जो मुख्य सिंध के जो राजा थे, यानी कौन कौन, दाहिर का क्या मतलब मैटर था, क्या चीजें थी, उसके पहले कौन कौन था, उसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि इसी सिंध प्रांत पर कौन कौन से शासक शासन किया करते थे या कौन से वंश का शासन था यहाँ पर और किस प्रकार से उसका विघटन होकर के एक नए वंश का उदय होता है। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ पर इसके आक्रमण के कारण क्या थे। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अधिक से अधिक देखने की कोशिश करिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप अगर चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप नोट्स बना के रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको आने वाले टाइम पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को बताया है आपको। दोस्तों जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।